तो आज ये नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मल्टीपल एलील, है ना। सामान्यतः एक जीन का कितना एलील होता है बताओ? वन जीन बराबर वन जीन वन एलील, सही है। लेकिन सोचो अगर एक जीन के एक से ज्यादा एलील बन जाएं तो वही है मल्टीपल एलील, है ना। तो नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपल एलील क्या है। एक जीन के एक से अधिक एलील होना मल्टीपल एलील कहलाता है। तो पहले डिफिनीशन ही लिखते हैं, लिखेंगे when one gene has more than one allele, जब एक जीन की एक से अधिक एलील होती हैं, जब एक जीन की एक से अधिक एलील होती हैं तो इसे मल्टीपल एलील कहते हैं। देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल एलील। ठीक है। मल्टीपल एलील की खासियत ये होती है कि इनकी लोकेशन सेम होती है और ये एक ही कैरेक्टर के लिए होती हैं। जैसे ब्लड ग्रुप था तो ब्लड ग्रुप की 3 एलील थी तो कैरेक्टर तो ब्लड ग्रुप हो गया, है ना। तो एलील क्या होती हैं? एक ही कैरेक्टर के लिए होती हैं और सेम लोकेशन पर होती हैं। तो इसमें लिखेंगे मल्टीपल एलील present in same location for the same character। मल्टीपल एलील सेम लोकेशन पर सेम कैरेक्टर के लिए होती हैं। सेम लोकेशन पर सेम कैरेक्टर के लिए होती हैं। ठीक। अब देखो, किसी भी जीन की जैसे मल्टीपल एलील बन रही हैं, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, जो उसकी पहली एलील होती है वह उसकी वाइल्ड एलील कहलाती है। क्या कहलाती है? तो पहली जो होती है, पहली एलील जो होती है वह हमेशा क्या कहलाती है? वाइल्ड एलील कहलाती है। तो इसी में लिखेंगे किसी कैरेक्टर का पहला एलील, है ना, फर्स्ट एलील ऑफ any character is known as its wild allele। क्या कहलाता है उसका? वो वाइल्ड एलील कहलाता है। जो पहला बनेगा वो क्या कहलाएगा? और ये जो वाइल्ड एलील होता है ये हमेशा प्रभावी होता है। क्या होता है? तो लिख देते हैं एंड वाइल्ड एलील ऑलवेज डोमिनेंस। और ये हमेशा कैसा होता है? प्रभावी होता है। तो जो वाइल्ड एलील है वो हमेशा कैसा होता है बताओ? प्रभावी होता है। ये रेसेसिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जो बाकी के बचते हैं और जो है 2 से 3 एलील हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, पहले को छोड़ करके, पहले को जो बाकी हैं उन्हें हम लोग कहते हैं म्यूटेंट एलील। क्या कहते हैं? तो लिखेंगे एंड अदर एलील कॉल्ड म्यूटेंट एलील because these are
मेड बाई म्यूटेशन, क्योंकि जो बाकी के बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं? म्यूटेशन से बनते हैं, इसलिए उनको क्या कह देते हैं? म्यूटेंट एलील कह लेते हैं। तो जो पहला बना वो क्या है? वाइल्ड एलील है। बाकी के जो बने म्यूटेंट है, लेकिन जो वाइल्ड है वो हमेशा कैसा रहेगा? डोमिनेंस रहेगा। ठीक है, जैसे वाइल्ड एलील जो है, ये मल्टीपल एलील है, मोस्ट कॉमन होती है नेचुरल पॉपुलेशन में। तो ये भी लिख लेना, मल्टीपल एलील मोस्ट कॉमन इन नेचुरल पॉपुलेशन। समान जनसंख्या में मल्टीपल एलील कॉमन है, आपको देखने को मिल सकती है। तो मल्टीपल एलील कहां देखने को मिलती है बताओ? पॉपुलेशन में मिलती है। कहां मिलती है? पॉपुलेशन में। ठीक है, तो ये हुई मल्टीपल एलील की बात कि समानतः एक जीन का एक एलील है। अगर एक जीन के एक से अधिक एलील है तो हम उसे क्या कहते हैं कि क्या है? ये मल्टीपल एलील है ना? है ना? व्हेन वन जीन हैज मोर देन वन एलील। मल्टीपल एलील प्रेजेंट इन सेम लोकेशन फॉर द सेम कैरेक्टर। मल्टीपल एलील हमेशा एक ही कैरेक्टर के लिए होती हैं। फर्स्ट एलील ऑफ एनी कैरेक्टर इज कॉल्ड वाइल्ड एलील, और ये हमेशा डोमिनेंस। बाकी के जो बचेंगी उन्हें क्या कहेंगे? म्यूटेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो म्यूटेशन से बनती हैं। अगर आपको मल्टीपल एलील देखना है तो ये मोस्ट कॉमन होती हैं पॉपुलेशन में, है ना? जनसंख्या में आपको ये देखने को मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हो गया था ये? नहीं हुआ था? यहां ये हो गया है। फॉर एग्जाम्पल हेयर कलर, देखो लिखो हेयर कलर। फॉर एग्जाम्पल हेयर कलर, हेयर कलर का मान लो पहला फर्स्ट एलील आया, क्या है इसका? तो इस फर्स्ट एलील को आप क्या कहेंगे? ये क्या है? वाइल्ड एलील है। कैसा होगा? ऑलवेज कैसा है? डोमिनेंस है। हमेशा कैसा रहेगा? ये डोमिनेंस है। ठीक है, प्रभावी रहेगा हमेशा। जैसे ब्लैक कलर ऑफ हेयर, हेयर के ब्लैक कलर जो हैं ये वाइल्ड एलील हैं, और ये हेयर कलर में ब्लैक कलर कैसा है? डोमिनेंस है। ठीक है ना? अदर जो हेयर कलर आएंगे हाँ, कोई से भी अदर जो हैं वो सब किसके कारण हो रहे होंगे? म्यूटेंट एलील के कारण हो रहे हैं। और पहले को छोड़ करके बाकी अब जितने कलर होंगे वो सब म्यूटेंट हैं। तो ब्लैक कलर कैसा है? डोमिनेंस है, वाइल्ड एलील कंट्रोल कर रहा है। आ गई बात समझ में? तो कैरेक्टर तो सेम हो गया। कैरेक्टर क्या है? क्या है उसका नाम? हेयर कलर। तो सेम कैरेक्टर के लिए है ना? और सेम लोकेशन पर होती हैं अगर क्रोमोसोम पर देखते हैं तो। ठीक है, चलो लिख लो। ऐसे ही ब्लड ग्रुप का था। ब्लड ग्रुप में आपको पढ़ा चुका हूं कि मल्टीपल एलील का उदाहरण था। कितने बन रहे थे बताओ? 3। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप के लिए ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर हो जाएगा, और उससे अलग अलग ब्लड ग्रुप बन रहे थे। फिनोटाइप बन रहा था 4 प्रकार का, और जीनोटाइप बन रहा था 6 प्रकार का। तो वो भी मल्टीपल एलील का ही उदाहरण था।
हो गया? मिटा दूं? मिटा दें? अब कौन बोल रहा है नहीं? हो गया? अब हेडिंग डालेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। हेडिंग लगाइए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जीवों में बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो इनके ट्रेट हैं, है ना। और पॉली मतलब होता ही है बहुत सारा, है ना। जो वंशागत कैरेक्टर होते हैं इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो लिखेंगे इसके ऐसे बनाओ, इसके दो भाग बनाएंगे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दो हैं इसके भाग। पहला है क्वालिटेटिव, गुणात्मक। दूसरा है क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक। इसमें लिखेंगे क्या मतलब है इसका। यहां पर नंबर से लेना देना नहीं रहेगा। जैसे ऐसे समझो, किसी के पास 5 नोट है 10-10 की, और किसी के पास एक नोट है 100 रुपए की। तो किसके पास ज्यादा है? 100 वाले के पास, क्योंकि उस नोट की क्वालिटी ज्यादा है। समझ रहे हो? तो संख्या जब मैटर ना करे, एलिल की संख्या मैटर ना करे, है ना, तो ऐसे को क्या कहते हैं? गुणात्मक कहते हैं। ठीक है ना। तो लिखेंगे इसमें एलिल का नंबर कोई मैटर नहीं करता है। हियर नो मैटर ऑफ नंबर ऑफ एलिल। यहां पर एलिल की संख्या कोई मैटर नहीं करती है, और इसमें फिनोटाइप भी चेंज नहीं होता है। एंड नो फिनोटाइप चेंज। संख्या से कोई लेना देना नहीं है, उसकी क्वालिटी ऐसी है कि वो ऐसा कर सकता है। जैसे देखो, जैसे मैंने एक जीनोटाइप लिखा टीटी और एक लिखा टीटी, है ना। यहां देखो टी की फ्रीक्वेंसी बड़े वाले की, टॉल की 2 है, इसमें 1 है। मान लो ये 10 मीटर का है, तो इसको तो उससे छोटा होना चाहिए। तो ये भी टॉल ही है, और ये भी क्या है? टॉल है। और ये भी कितने का है? तो ये क्वालिटेटिव के कारण हो रहा है। क्वांटिटी क्या मैटर कर रही है? इसका नंबर मैटर कर रहा है क्या? कोई नंबर से कोई लेना देना नहीं है। इसे कहते हैं क्वालिटेटिव। इसमें नंबर मैटर करेंगे। पहले ये वाला लिखो,
ठीक, उधर लिखेंगे एलील का नंबर प्रभावित करता है, एलील का नंबर प्रभावित करता है, और प्रभावित करने से फिनोटाइप भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो इसमें फिनोटाइप चेंज नहीं हुआ था, है ना, तो यहां लिखता हूं फिनोटाइप, बोलो, चेंज हो जाएगा। आओ देखो कैसे, देखो यहां देखो टीटी, यहां देखो टीटी, यहां देखो टीटी, ठीक है, सबकी फ्रीक्वेंसी देखो, यहां 2 ठो, यहां 1 ठो, यहां 0, है ना। ये मान लो टॉल है 20 मीटर, ये है 10 मीटर और ये है 5 मीटर, तो ये तो डॉर्फ हो गया, क्या हो गया, और ये कैसा है, टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन इसकी लंबाई 20 है, इसकी 10 है, फ्रीक्वेंसी मैटर कर रही है, ये कैसा है, क्वांटिटेटिव। आ गई बात समझ में। और फिनोटाइप आप देख रहे हैं चेंज ही हो गया है, ये टॉल टॉल था और इसमें एक भी नहीं थे, तो इसको ये डॉर्फ हो गया, चेंज हो गया ना, ट्रेट चेंज हो गया, ट्रेट ही क्या है, फिनोटाइप है, तो चेंज हो गया। ये बातें हुई, हम लोगों ने जाना थोड़ा बहुत एलील के बारे में, जीन के बारे में, मल्टीपल एलील के बारे में। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा क्रोमोसोम की तरफ चलते हैं, क्योंकि जब तक मेंडल जी थे तब तो क्रोमोसोम ही नहीं आया था, सेल डिवीजन ही नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही नहीं आया था कि देख सकें सेल डिवीजन कैसे होता है। ये तो जब मतलब उन्होंने इतना पहले से बता दिया, बहुत बड़ी बात थी, है ना। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या पढ़ेंगे? इनहेरिटेंस की क्रोमोसोमल थ्योरी, जो क्रोमोसोम से रिलेटेड आएगी, है ना। कुछ पॉइंट इसमें ये भी लिखेंगे कि मेंडल को क्यों सफलता नहीं मिल पाई थी, है ना। चलिए हेडिंग डालते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लिखिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बतलाती है ये थ्योरी? ये थ्योरी बतलाती है कि फैक्टर कहां पर प्रेजेंट हैं, है ना। क्या मेंडल बताए कि फैक्टर कहां से आए, कहां पर थे? कैसे बताते? जब ना तो क्रोमोसोम था, ना तो जीन था, ना डीएनए था, तो कैसे बताते, है ना। तो यही बात है कि इससे हमें क्या पता चलेगा कि फैक्टर कहां पर है। तो लिखेंगे दिस थ्योरी एक्सप्लेन वेयर द फैक्टर आर। दिस थ्योरी एक्सप्लेन where the factor are। यह थ्योरी बतलाती है कि फैक्टर कहां पर हैं। यह थ्योरी बतलाती है कि फैक्टर कहां पर है। मेंडल क्यों नहीं बताए? बोलो, मेंडल ये क्यों नहीं बता पाए थे कि फैक्टर कहां पर हैं? क्रोमोसोम नहीं था। लिखेंगे क्रोमोसोम हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड
क्रोमोसोम हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड व्हेन मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क। मेंडल ने जब अपने रिजल्ट पब्लिश किए तब तक क्रोमोसोम की खोज नहीं हुई थी। लिख देना, जब मेंडल ने अपने कार्यों को प्रकाशित किया तब क्रोमोसोम की खोज नहीं हुई थी। मेंडल ने जब अपने कार्यों को प्रकाशित किया तब क्रोमोसोम की खोज नहीं हुई थी। क्रोमोसोम हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड व्हेन मेंडल पब्लिश हिज वर्क, है ना। तो जब उन्होंने उस चीज को क्या किया, पब्लिश किया, तो जो उसे देखे अन्य साइंटिस्ट मिलाने के लिए कि क्या ये जो कह रहे हैं ये सही है, तो वो कैसे जान पाते कि ये क्या कह रहे हैं। कोई चीज तुम कभी जाने ही नहीं हो, कभी उसको देखे ही नहीं हो, और वो चीज कोई बता दे तो तुमको थोड़ा अजीब लगेगा कि तो ये कैसे हो सकता है। तो जब इनका रिजल्ट आया तब तक क्रोमोसोम था ही नहीं कि फैक्टर कहाँ है। ठीक है, ये थ्योरी बताएगी कहाँ थे, आगे लिखेंगे। दूसरी बात, अब जब देखो साइंटिस्टों ने देखा, उन्हें लगा ऐसा हो ही नहीं सकता है जो ये बता रहे हैं, तो इनके कार्यों का एडवर्टाइजमेंट ही नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? अब सोचो, आप मान लो कोई भी काम बहुत अच्छा तरह से कर सकते हो, लेकिन आप एक गांव में रह रहे हैं, तो आपको उस चीज को, उस प्रतिभा को बताने के लिए एडवर्टाइजमेंट चाहिए, पेपर में आपको निकलवाना चाहिए कि ऐसा यहाँ पर होता है, बोलो, तभी ना लोग बाग जान पाएंगे। तो मेंडल के इन कार्यों को एडवर्टाइजमेंट ही नहीं किया गया, तो इनके कार्यों का एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ। नो एडवर्टाइजमेंट ऑफ मेंडल वर्क, नो एडवर्टाइजमेंट डन ऑफ मेंडल वर्क। मेंडल के कार्यों का एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ। एडवर्टाइजमेंट माने प्रचार, है ना, तो प्रचार ही नहीं करवाया गया। नो एडवर्टाइजमेंट ऑफ मेंडल वर्क, मेंडल के कार्यों का एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करवाए, बोला गया ये तो ऐसे ही है। और सबसे बड़ी बात, क्रोमोसोम तो खोजा नहीं गया था, तो पहले ही नामंजूर कर दिया गया। जो बाकी पन्ना लगा के पलटा के देखे भी कि क्या लिखे हैं मेंडल जी अपनी जेनेटिक्स में, तो बायो में मैथ लगी हुई थी, तो कहना और हटा दो, ये कहां से हो सकता है, बायो है कि मैथ है ना। तो लिखेंगे अप्लाई मैथ इन बायो, बायो में मैथ को लगाया, बायो में मैथ को लगाया। ये भी एक गड़बड़ी थी, बोलो थी? हाँ सही सर, गड़बड़ी ही थी। और एक गड़बड़ी, एक कैरेक्टर के दो ही ट्रेट लिए सभी में। क्या ये कंफर्म है कि एक कैरेक्टर के दो ही ट्रेट होंगे? नहीं। है ना, दूसरे कलर के भी तो हो सकते हैं। तो लिखेंगे टेक ओनली 2 ट्रेट फॉर 1 कैरेक्टर, टेक ओनली 2 ट्रेट फॉर 1 कैरेक्टर। एक कैरेक्टर के लिए मात्र 2 ही ट्रेट लिए, एक कैरेक्टर के लिए मात्र 2 ही ट्रेट लिए। ये सब उनकी गलतियां नहीं थी, फिर भी बहुत कुछ सारी चीजें उन्होंने बताया, है ना। वेयर डिड द वेक्टर कम्स फ्रॉम, वेयर डिड, अगला है वेयर डिड द वेक्टर कम्स फ्रॉम, नॉट टोल्ड, है ना। बोले तो फैक्टर कहां से आए यह नहीं बताया, फैक्टर कहां से आए यह नहीं बताया। वेयर डिड द वेक्टर कम्स फ्रॉम, नॉट टोल्ड, फैक्टर कहां से आए यह भी नहीं बताया। तो थ्योरी क्या कर दी गई? अमान्य है ना। तो लिख देना थ्योरी इनवैलिड। इतनी सारी चीजें थी, अमान्य थी। अब देखो 1900 में
इनके कार्यों को पुनः पब्लिश किया गया। याद हो अगर आपको तो लिखेंगे अगेन रिपब्लिश देयर वर्क इन 1900। 1900 में इनके कार्यों को पुनः प्रकाशित किया गया। इन 1900 देयर वर्क अगेन रिपब्लिश, पुनः प्रकाशित किया गया। एंड टिल द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड सेल डिवीजन स्टडीज, एंड टिल द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड सेल डिवीजन स्टडीज, तब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तथा कोशिका विभाजन का अध्ययन हो चुका था। तब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज तथा कोशिका विभाजन का अध्ययन हो गया था, है ना। तो जब 1900 में ये दोबारा इनके नियमों को क्या किया गया, फिर से पब्लिश किया गया, तब तक क्रोमोसोम वगैरह लोग बाग देख लिए थे। क्योंकि क्रोमोसोम कहाँ दिखते हैं, केवल सेल डिवीजन में दिखते हैं। तब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गया था, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनने के कारण ये सब कुछ देख लिया गया था। अर्थात वहां से मेंडल के जो नियम थे वो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगे थे दोबारा पब्लिश करने पर। ठीक है, तो ये कुछ आया और ये क्या किया गया, है ना। अब तो जब यहां पर ये समझ में आने लगा तो 1902 में, ये तो 1900 में दोबारा रिपब्लिश हुआ, तो यहां पर लोगों को लगा कि यार ये जो लिखा है ये तो सही लग रहा है। तो 1902 में सटन व बावेरी ने इसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है ना, तो आगे लिखेंगे 1902 में सटन एंड बावेरी ने मेंडल के नियम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इन 1902 सटन एंड बावेरी में सटन व बावेरी ने मेंडल के नियम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सटन एंड बावेरी ट्राई टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ इन 1902। कब करने की कोशिश की, 1902 में पुनः क्या करने की कोशिश की कि चलो देखते हैं, क्योंकि वहां क्या हो रहा था, माइक्रोस्कोप से देख रहे थे तो जैसा जैसा उसमें लिखा था वैसा वैसा ही रिजल्ट मिल रहा था। तो उन्होंने कहा कि चलो इसको उन्होंने तो दोबारा वही नियम पब्लिश कर दिए 1900 में जो मेंडल ने दिए। फिर 1902 में सटन और बावेरी ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की। जैसे हम एक बार पढ़ा दें, फिर कोई दूसरा आए और यही चीज फिर से पढ़ाने की कोशिश करे कि मेरे पढ़ाने से तुम्हें समझ में नहीं आया कि ये मास्टर कैसे पढ़ाया है, मैं बताता हूं कैसे पढ़ाया, दूसरा आके बताए। तो वही कह रहे थे वो कि बीच में ये तो था, उन्होंने दोबारा उसे पब्लिश कर दिया, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो सटन बावेरी आए और उन्होंने कहा कि मैं बताता हूं ये क्या लिख के गए हैं। आ गई बात समझ में। तो सटन और बावेरी ने इसको क्या करने की कोशिश की, क्या बताया, लिखेंगे एंड से दैट, और कहा कि क्रोमोसोम और फैक्टर दोनों समांतर होते हैं। क्रोमोसोम एंड फैक्टर पैरेलल टू ईच अदर, लगभग सेम है, कहा पैरेलल टू ईच अदर। समांतर होते हैं। क्रोमोसोम एंड फैक्टर प्रेजेंट इन पेयर। दूसरा, कहा कि क्रोमोसोम और फैक्टर दोनों काहे में होते हैं,
पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम एंड फैक्टर प्रेजेंट इन पेयर, क्रोमोसोम और फैक्टर पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम और फैक्टर पेयर में होते हैं। काहे में होते हैं बोलो? पेयर में होते हैं। अगला, क्रोमोसोम हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं। क्रोमोसोम ऑलवेज शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन शो करते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन शो करते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं। फैक्टर कर भी सकते हैं और नहीं भी। फैक्टर में बी शो आर नॉट। ठीक है, तो ये कौन बता के गया बताओ? सटन व बावेरी ने ये बताया, प्रयोग नहीं किया, अपने से कुछ नहीं। जैसे मैंने कहा कि मैंने अपनी कॉपी पढ़ाई, वही कॉपी दूसरा मास्टर आके पढ़ाने की, तुमको दूसरी स्टाइल से समझाने की कोशिश किया कि भाई देखो ये जो मास्टर तुम्हारे लिखवाए हैं इसका मतलब ये है, कुछ अलग से बना करके कुछ नहीं करवाए। अब इसको प्रयोग से समझाने की बारी आई कि भैया पहले मेंडल थे, तो मेंडल के बाद तो ना तो क्रोमोसोम था, ना जीन था, ना डीएनए था, कुछ नहीं था, लिख करके चले गए, है ना। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स मरने के बाद बनाया गया, है ना। इसके बाद दूसरे आए, उन्होंने जब क्रोमोसोम वगैरह खोजा गया तो पहले 1900 में इसको पुनः पब्लिश किया गया और देखे तो लगा कि ये तो कुछ कुछ वही रिजल्ट आ रहे हैं जो ये लिख के गए थे। तो सटन बावेरी ने उसको क्या किया, फिर से दोबारा समझाने की कोशिश की। अब आएंगे टीएच मॉर्गन और इसे प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके दिखाएंगे कि हाँ वो जो बता के गए थे वो बिल्कुल सही है ना। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स होते हैं टीएच मॉर्गन, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं मेंडल। तो एक्सपेरिमेंट के कौन है? थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे प्रायोगिक सत्यापन, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, प्रायोगिक सत्यापन। लिखेंगे प्रायोगिक सत्यापन बाय द टीएच मॉर्गन। ठीक, लिख लेना फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। प्रयोग किस पर किया था? तो लिखेंगे एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी पर।
फल मक्खी। आगे लिखेंगे व्हाई चूज ऑनली ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला को ही क्यों चुना, ड्रोसोफिला को ही क्यों चुना, ड्रोसोफिला ही क्यों चुना, व्हाई चूज ऑनली ड्रोसोफिला। भाई प्रयोग तो करना था, तो जैसे मेंडल ने ले लिया था मटर वैसे ही कोई और ले लेता है ना। तो इन्होंने क्या लिया, तो ड्रोसोफिला क्यों लिया, पहला कारण ये था, देखो इसका जीवन काल बहुत कम होता है, ठीक है। जीवन काल कम होने के कारण इसकी लाइफ साइकिल बार बार मिलती है, तो अध्ययन करने को जल्दी जल्दी मिलता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, इसका जीवन काल बहुत कम होता है, इट्स लाइफ स्पैन इज वेरी लेस, इसका जीवन काल बहुत कम होता है, ब्रैकेट में देना 2 वीक, 2 हफ्ते में इसकी साइकिल पूरी हो जाती है। इट्स लाइफ स्पैन इज वेरी स्मॉल, क्या होती है, बहुत कम, कितनी होती है, 2 हफ्ते में। और सुनो, ड्रोसोफिला को लैब में आसानी से ग्रो कराया जा सकता है ना। मैगोट बनाओ, बच्चे पैदा करो, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जाओ, है ना। तो इनमें स्टडी करना आसान था, है ना। तो लिखेंगे इजिली ग्रो इन लैब, इजिली ग्रो इन लैब, लैब में आसानी से वृद्धि करती है, लैब में आसानी से वृद्धि करती है। अगला, मेक सो मैनी प्रोजेनी इन सिंगल मैटिंग, मेक सो मैनी प्रोजेनी इन सिंगल मैटिंग, सिंगल मैटिंग पर बहुत सारी प्रोजनी बनाती है, सिंगल मैटिंग पर बहुत सारी प्रोजनी बनाती है। मतलब अगर मेल और फीमेल में एक बार मैटिंग होती है तो प्रोजनी मतलब संतानें बहुत सारी निकलती हैं, जिससे हमें स्टडी करने में क्या होती है, आसानी होती है, ठीक है। तो सिंगल मैटिंग पर बहुत सारी प्रोजनी बनाती है, सिंगल मैटिंग पर बहुत सारी प्रोजनी बनाती है। अगला, मेल व फीमेल को आसानी से पहचान सकते हैं, मेल एंड फीमेल आइडेंटिफाई क्लियरली, मेल और फीमेल को, तो इसमें हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल जो होती है इसमें वो बड़े साइज की होती है। तो लिख देना फीमेल लार्जर इन साइज, फीमेल बड़े आकार की है, फीमेल लार्जर इन साइज, फीमेल बड़े आकार की है, ठीक है ना। अगला, कैरेक्टर शो इजिली, कैरेक्टर आसानी से दिखाई देते हैं, आसानी से शो होते हैं, कैरेक्टर आसानी से शो होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा, ये क्वेश्चन आया भी होगा, आप लोग 12वीं में भी याद किए रहे होगे, है ना, कि ड्रोसोफिला ही क्यों चुना, और उधर याद किए रहे होगे कि मटर ही क्यों चुना, है ना। तो चलो ये कैरेक्टर थे। अब इसका एक्सपेरिमेंट कल करेंगे कि टी.एच. मॉर्गन ने क्या प्रयोग किया और क्या क्या बतलाया, ठीक है। अब मस्त जेनेटिक्स स्टार्ट हो रही है, प्रयोग वाली, अब मजा आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। अब जिसको नहीं समझ में आता है एक बार देख लिया करो, ठीक है। बीच में अभी थोड़ा और देखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो कुछ लोगों को पल्ले नहीं पड़ेगा।